जय श्री राम, राधे राधे। क्रिस्टल कॉम्पिटिटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आपका जो सेशन चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, आपके जितने भी आगामी परीक्षा होने वाले हैं, उन सब के लिए यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी इस सेशन में आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसको अच्छे से देखें और उसको अपने माइंड में सेट करते चलें। इसी के साथ आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है हमारा, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? क्या पूछ रहा है? सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हो रहा है? यहाँ ऑप्शन देख लेंगे क्या क्या दे रहा है। ऑप्शन में देख लेंगे राजा राम मोहन राय, फिर है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और विद्या चंद्र सागर। ठीक है, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था किसके सहयोग से हुआ था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? सहयोग। ठीक है, किसके सहयोग से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। लेकिन वो सती प्रथा खत्म किसने किया, समाप्त किसने किया फाइनली? क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब ये सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था, जब कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में क्या था? उस समय अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश राज कर रहे थे हमारे देश पे। तो जितने भी कानून बनाना होता था या उसको खत्म करना होता था, सारे काम कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 1829 में किसका कार्यकाल था? तो उस समय था गवर्नर जनरल का पोस्ट चल रहा था। ठीक है, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसको याद करेंगे क्योंकि कभी-कभी आपके परीक्षा में क्या होगा कि राजा राम मोहन राय ना देखकर आपसे गवर्नर जनरल के बारे में पूछ ले कि सती प्रथा किसके सहयोग से समाप्त हुआ, ये तो रहता ही है, बट साथ-साथ ये भी पूछेगा किसने समाप्त किया सती प्रथा। ठीक है, तो किसका नाम आ जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसलिए और इसका नाम याद करेंगे और साथ-साथ हम लोग क्या देखें 1829 में सती प्रथा को समाप्त किए। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने एक्ट बनाकर, कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म किया। कब? तो 1829 में। और हम देख लेंगे किस धारा के तहत, तो धारा हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे, धारा 17। ठीक है, हम लोग क्या देख लिए? धारा 17 के तहत कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा हम एक चीज़ जान लेंगे यहाँ से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हमारा था, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो कार्यकाल था आपका 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल क्या था? 1828 से 1835। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ से हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं क्या थे ये। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में हम लोग देख लेंगे क्या थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अभी हम लोग क्या देखें? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि अभी बोल रहे हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, फिर बोल रहे हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कैसे हो गया? तो देखिए यहाँ हम लोग एक चीज़ देख लेंगे, यहाँ हम लोग देख लेंगे ये कैसे हुआ। तो हम एक यहाँ से याद कर लेंगे 1833 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, इसी के तहत क्या हुआ था? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत क्या किया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ पे पद चेंज कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर भारत का वायसराय, इस तरह पोस्ट बनता गया। तो इसी तरह हम लोग क्या देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लेकिन बंगाल के प्रथम अगर बोलेगा प्रथम कौन थे, तो प्रथम आपके हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, इसका नाम याद रखेंगे। ये क्या थे? प्रथम थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, ठीक है, अब बंगाल के
पहले क्या था, गवर्नर का पोस्ट था, सिंपल गवर्नर, ठीक है। फिर आया बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर आया भारत के गवर्नर जनरल, फिर आया भारत का वायसराय, और फिर उसके बाद से फिर भारत के फिर गवर्नर जनरल हो गया था, ठीक है। तो इसी तरह पोस्ट बनते गया था। तो इनके समय क्या था, इनके समय जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था 1828 से 1835, तो उस समय पोस्ट चल रहा था आपका क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल। इसीलिए तो उसी समय इन्हीं के कार्यकाल के समय आया था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, जिसके तहत क्या किया गया था, जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो चूंकि ये आपका 1828 1835 में ये बंगाल के तो गवर्नर जनरल थे ही, तो ये तो उस हिसाब से जब इनके समय जब चार्टर्ड एक्ट आया तो क्या हो गए, वे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। तो इसलिए इनको बोला जाता है ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्लियर हुआ आपको ये। और हम लोग क्या देखे, इन्होंने क्या किया था 1829 में, क्या देखे थे हम लोग, 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए। और क्या देखे हम लोग, धारा धारा अगर पूछ दिया आपसे किस धारा के तहत कानून बना के, तो धारा 17 के तहत इन्होंने और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है। मतलब आपको इसमें यह बताना है कि भारत के राष्ट्रपति जो है उसको किस तरीके से उनके पद से हटाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख लेंगे क्या पूछ रहे हैं हमारे प्रश्न में, ठीक है। देखिए अब देखेंगे हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे विधायी प्रक्रिया, फिर है संसदीय प्रक्रिया, फिर है न्यायिक प्रक्रिया, और फिर है उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को पूछ रहा है, तो देखिए विधायी प्रक्रिया तो होगा नहीं आपका, ठीक है। यहाँ जो आपका बी में हुआ है संसदीय प्रक्रिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया। क्लियर हुआ सबको, क्या हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा, संसदीय प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे संसदीय प्रक्रिया तो बोल दिए, उसके कहने का क्या मतलब हुआ। तो देखिए राष्ट्रपति पर क्या लगता है, महाभियोग, ठीक है। महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। और महाभियोग प्रक्रिया आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो हम लोग देख लेंगे आर्टिकल, यहाँ से देख लेंगे आर्टिकल 61, ठीक है। अनुच्छेद आपका 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगाकर आप राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्यों हम लोग को बोले हैं संसदीय प्रक्रिया बोलने का क्या मतलब है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए संसदीय में, संसद में क्या शामिल है, संसद में कितने सदन हैं, ठीक है। तो संसद के होते हैं आपके 2 सदन। क्या क्या होते हैं संसद के, अगर हम लोग देखते हैं, देखिए संसद को अगर हम लोग देखते हैं तो संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन है। क्यों, कौन कौन सा, एक है उच्च सदन और एक कौन सा है, एक है आपका निम्न सदन। क्लियर, उच्च सदन और निम्न सदन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या हो गए संसद के 2 सदन। अब बात क्या आ गई कि उस सदन को क्या कहते हैं, निम्न सदन को क्या कहते हैं। तो उस सदन को देखिए क्या कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है। उस सदन को कहते हैं हम लोग राज्यसभा, और निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग देख लिए, फिर देखिए इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको और हम लोग देख लेंगे, उस सदन को कहते हैं शिक्षितों का सदन। क्या कहते हैं, शिक्षितों का सदन, ठीक है। और वही हम लोग देख लेंगे कि आपका लोकसभा, लोकसभा को क्या क्या नाम से जानते हैं, तो देखेंगे जनता का लोकप्रिय सदन, जनता का लोकप्रिय सदन, ठीक है, ठीक है। ये चीज देख लिए, फिर हम लोग देख लेंगे कि आपको राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी सदन, स्थायी सदन। और लोकसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थायी सदन। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे अभी, संसद के सदन। तो संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन हो गए, कौन कौन सा हो गया, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। उस सदन में हम लोग देखेंगे राज्यसभा, उस सदन को क्या बोलते हैं राज्यसभा, और निम्न सदन को क्या बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे उस सदन को हम लोग बोलते हैं शिक्षकों का सदन, फिर स्थायी सदन। लेकिन वही आप लोकसभा निम्न सदन को क्या बोलते हैं, जनता का लोकप्रिय सदन, और क्या बोलते हैं अस्थायी सदन। इतना क्लियर हुआ। अब होता क्या है ये आप समझिए, ठीक है, होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे संसदीय प्रक्रिया द्वारा किस तरह राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रोसेस चलता है संसद में, कोई भी विधेयक पारित होता है या कोई प्रस्ताव आ गया, किसी पे कोई आरोप लग गया, तो इन्हीं दोनों सदनों में लगता है, ठीक है। तो जहाँ तक राष्ट्रपति का सवाल है, उनके महाभियोग का सवाल है, तो
दोनों में से किसी सदन में पहले लाया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि राष्ट्रपति का है तो राष्ट्रपति का पहले लोकसभा में आएगा, पहले राज्यसभा में आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ-कुछ विधेयक पे ऐसा रूल है कि जब आएगा तो लोकसभा में आएगा, जब आएगा तो राज्यसभा में आएगा। जैसे क्या होता है आपका धन विधेयक है, तो धन विधेयक की कंडीशन में क्या होता है, जब आएगा तो सबसे पहले लोकसभा में आएगा, ठीक है? यहाँ पे लोकसभा में आएगा और वहीं उपराष्ट्रपति पे देखते हैं, उपराष्ट्रपति पे महाभियोग अगर लगता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग किसमें लाते हैं? राज्यसभा में लाते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति की कंडीशन में हम लोग राष्ट्रपति का महाभियोग देखेंगे, ठीक है? राष्ट्रपति का हम लोग क्या देख रहे हैं? राष्ट्रपति का महाभियोग का होता कैसे है, ठीक है? उसमें क्या प्रोसेस होता है वो हम लोग देखेंगे। और हम लोग पहले ही देखिए कि किस क्या देखे थे, अनुच्छेद अनुच्छेद क्या देखे, 61, ठीक है, ये देख लिए। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझिए होता क्या है। देखिए मान लेते हैं कि अगर उस सदन वाले उन पे कोई आरोप लगाते हैं तो उस सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, या फिर लोकसभा में कोई आरोप लगाते हैं उन पे तो लोकसभा में पहले प्रस्ताव आएगा। तो उसका कंडीशन क्या है तो ये जान लेते हैं, ठीक है। किसी भी संसद के किसी भी सदन में अगर आता है कोई आरोप लगता है राष्ट्रपति पे कि राष्ट्रपति अयोग्य हैं, वो संविधान के का उल्लंघन करते हैं, या फिर किसी अपने दूसरे देशों के साथ ज़्यादा उनका ताल्लुक है, अपने देश के हित में कुछ नहीं सोचते हैं, ऐसा वैसा बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर उन पे महाभियोग लगता है किसी सदन में, आवाज़ ये उठता है, राष्ट्रपति पर आरोप लगता है, तो उस सदन में क्या होना चाहिए, उस सदन में सबसे पहले जो आरोप लगाता है वो जो शिकायत होता है, तो सबसे पहले उस आरोप पे, उस प्रस्ताव पे क्या होता है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, ठीक है। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। पहले तो साइन होना चाहिए 1/4, उस सदन में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 14 दिन पहले आपको सूचना देना होता है राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिलाएगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, ठीक है, कि आप पे महाभियोग लगा है, ये सब प्रक्रिया उनको सूचित किया जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि 1/4 सदस्यों को तो हस्ताक्षर हो गया, लेकिन उस सदन में फिर उसको पारित कराना रहता है, तो पारित कितने से होगा, 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ता है। 2/3 बहुमत से पारित, ठीक है, पारित कराना होगा, ठीक है। जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तब भी उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में आपको भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कि आपको इतना प्रोसेस है एक सदन से दूसरे सदन में वो भेजने के लिए। जब तक दोनों सदनों के में पास नहीं किया जाएगा, दोनों सदनों में पास नहीं किया जाएगा, तब तक उन पे महाभियोग नहीं लग सकता है। उन पे महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं मानी जाएगी और राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या है प्रोसेस, सबसे पहले क्या होगा कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, फिर राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पहले सूचना दे देना है, ठीक है। और उसके बाद से 2/3 बहुमत से उस सदन में पास करा देना है, ठीक है। जब हो गया, वहाँ पारित हो गया, अगर 2/3 सदस्य आपके अपना दे दिए, वोटिंग कर दिए कि हाँ ये सही नहीं है, उनके खिलाफ अगर आ जाते हैं, तो क्या होता है, उस सदन से तो पास हो गया, अब अगला सदन में उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर अगले सदन में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे उसको जो भी शिकायतें की जाती है और जो भी आरोप लगाए जाते हैं राष्ट्रपति पे, उसकी जाँच की जाती है, ठीक है। दूसरे सदन में क्या होती है, जाँच की जाती है, और इस जाँच में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को अनुपस्थित रहना है, राष्ट्रपति उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को अभी से दूर रखा जाएगा, महाभियोग लग गया, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को क्या करना है, राष्ट्रपति को वहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं, फिर वो चाहेंगे तो अपना प्रतिनिधित्व भी करा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर उस सदन में वो लोग जांच करते हैं, देखते हैं कि जो आरोप लगाया गया वो सही लगा है या नहीं लगा है, लेकिन अगर उस सदन से भी आपको 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, देखिए ये तो एक सदन का कंडीशन हो गया। अगर दूसरे सदन में भी, ठीक है, दूसरे सदन में भी देखिए, दूसरे सदन में भी अगर 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, ठीक है। दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है, तो क्या होता है, फाइनली रूप से राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जब से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया, तब से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। क्लियर? तब से हटना होगा। ये आप लोग पूरा प्रोसेस क्या समझ गए, राष्ट्रपति पे महाभियोग। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लोग क्या जान लिए कि संसदीय प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, वो अपने पद से विमुक्त होते हैं। तो कंडीशन तो आप देख ही लिए कि क्या-क्या होता है, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करा जाता है, ठीक है? तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें सबसे पहले संसदीय प्रक्रिया द्वारा
फिर हम लोग देखें कि आखिर लगता क्यों है, महाभियोग क्यों लगाते हैं? तो या किसी कारणवश बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें संविधान का आपके अतिक्रमण करते हैं, लगता है कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या फिर किसी दुश्मन देशों के साथ उनका आपसी मेल-मिलाप ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर दूसरे देश से ज़्यादा तालमेल किए हुए हैं, कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बहुत सारा रीज़न हो सकता है। तो उसी रीज़न में किसी सदन में अगर ये हल्ला उठ जाता है कि ये सही नहीं है, इन पे आरोप लग सकता है कि अगर कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया जाए, उन पे गलत आरोप लग सकता है, उनको हटाने की प्रक्रिया, तो क्या होता है किसी भी सदन में उसका वही प्रोसेस है कि एक पहले तो जो आवाज़ उठ रहा है, जहाँ पे उठ रहा है, जिस सदन में आरोप उन पे लग रहा है, तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है? उतना हो गया, फिर आपको 14 दिन पहले तो सूचना दे देना है आपको राष्ट्रपति को कि भाई आपके ऊपर यहाँ पे महाभियोग लग रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, आपको उसी सदन में 2/3 बहुमत के साथ उसको पास करा देना होता है। अगर पास हो जाता है, तो उस प्रोसेस को अगले सदन में भेज दिया जाता है। क्योंकि बिना दोनों सदन के पास किए हुए वो चीज़ पारित होता नहीं है, चाहे वो विधेयक हो या फिर कोई भी नियम कानून हो। तो दूसरे सदन में जाता है, तो वे लोग क्या करते हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं उसकी जाँच करेंगे कि सही है या नहीं, या फिर ऐसे ही झूठ का लोग उसको ये करा बना दिए हैं, बात बना दिए हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको उसमें उसमें देखिएगा, सब जाँच करेगा लोग, राष्ट्रपति भी रहेंगे उपस्थित, राष्ट्रपति भी चाहेंगे तो अपनी तरफ से जो भी अपना उनको करना होगा वो करेंगे, अपना प्रतिनिधित्व करा सकते हैं और उसके बाद से करा देंगे। तो क्या होगा, उससे भी अगर वो गलत पाए गए, आरोप सही पता चलता है कि सही है, तो फिर उस सदन के भी सदस्य जो 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, 2/3 लोग उस सदन के जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 लोग क्या करते हैं, अगर बहुमत दे देते हैं कि हाँ, ये बात सही है, तो क्या होता है, महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। और जैसे ही पारित होता है, तो क्या हो जाता है, महाभियोग उन पे लग जाता है और अपने पद से उनको हटना पड़ता है। उस समय वो अपना पद छोड़ देते हैं, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे संसद के 2 सदन देख लिए, उच्च सदन और निम्न सदन। उस सदन को क्या बोलते हैं हम लोग, राज्यसभा कहते हैं, और क्या-क्या बोलते हैं, शिक्षितों का सदन और अस्थायी सदन, ठीक है? वही हम लोग देखिए यहाँ पे लोकसभा को, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और जनता का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन भी बोलते हैं, ठीक है? अगर यहीं पे संसद के अंग पूछ लेता, तो क्या हो जाता, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद के अंग है, ठीक है? तो उसमें अगर संसद के आपको सदन पूछेगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अगर सदन पूछेगा, देखिए सदन पूछेगा संसद के, तो कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। अगर अंग पूछेगा तो कितने अंग हैं, 3, ठीक है? 2 सदन में हम लोग क्या देखें, उच्च सदन, निम्न सदन, लेकिन अगर अंग पूछेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपना, क्या पूछ रहा है, संविधान की उद्देशिका में, ठीक है, क्या पूछ रहा है, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, ठीक है? यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो वही बताना है। ऑप्शन देख लेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता, फिर है विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है? तो संविधान की जो उद्देशिका में है, ये जो आर्थिक स्वतंत्रता जो दिया गया है, तो आर्थिक जो स्तर की बात की गई है वो न्याय में किया गया है, ठीक है? न्याय के लिए किया गया है। तो न्याय के लिए क्या किया गया है, न्याय के लिए 3 बातें कही गई है, किस-किस स्तर पर न्याय दिया जाएगा, तो आपको दिया जाएगा सामाजिक स्तर पे, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर, ठीक है? राजनीतिक स्तर, ठीक है? 3 स्तर पे न्याय की चर्चा की गई है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है जो मौलिक अधिकार के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ देख लेंगे ये तो होगा नहीं हमारा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए, क्योंकि पूछ रहा है कि किसका वर्णन नहीं किया गया है मौलिक अधिकार में। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि मौलिक अधिकार क्या मतलब है, कि जो आपको छूट दिया गया है, जो आपको करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है? तो यहाँ देख लेंगे विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हमारी जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने स्तर पे दिया गया है, तो 5 देख लेंगे, क्या-क्या 5-5 में क्या-क्या दिया दिया गया है, वो देख लीजिए आपका, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है? उपासना, ठीक है? तो कितने स्तर पे हम लोग को स्वतंत्रता दिया गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के लिए स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आर्थिक दिया हुआ था हमारे प्रश्न में, तो आर्थिक क्या है, न्याय न्याय दिया गया है, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता जो दिखे हैं हम लोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पंचायती राज के बारे में अब चर्चा करेंगे, ठीक है? वो देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है, ठीक है? यहाँ पे देख लेंगे, समिति का नाम दिया हुआ है मल्होत्रा समिति, स्वामीनाथन समिति, फिर बलवंत राय मेहता समिति या फिर शाह आयोग, ठीक है? तो सभी जानते ही होंगे पंचायती राज काफ़ी फेमस है, और उसके लिए जो समिति सबसे ज़्यादा फेमस है बलवंत राय मेहता समिति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है? हम लोग क्या देखें, पंचायती राज से संबंधित, ठीक है? अब यहाँ पे देख लेंगे कि ये तो बलवंत राय मेहता समिति आया था, तो कब आया था, 1957 में, ठीक है? जिन्होंने क्या क्या कहा था, त्रिस्तरीय पंचायत
3 स्तर पे पंचायत की चर्चा किए थे ये, बोले थे कि पंचायती जो व्यवस्था है वो 3 स्तर पे होना चाहिए, ठीक है? ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, फिर आपका पंचायत समिति प्रखंड स्तर पे और जिला परिषद जिला स्तर पे, ठीक है? इन्होंने क्या किया था? त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था को बताया था, ठीक है? त्रिस्तरीय व्यवस्था को बताया था, क्या-क्या बताए थे? इन्होंने बोला था कि 3 स्तर पे जो पंचायती राज है 3 स्तर पे होना चाहिए। एक तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? ग्राम स्तर पे देख लेंगे, ग्राम पंचायत, ग्राम ग्राम स्तर पे, ठीक है? फिर हम लोग क्या देखेंगे? पंचायत समिति प्रखंड स्तर पे और देखेंगे फिर जिला परिषद, जिला परिषद जिला स्तर पे, ठीक है? त्रिस्तरीय पंचायत में त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है पंचायती राज के लिए क्या-क्या है? आपका ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पे, फिर पंचायत समिति है प्रखंड स्तर पे और फिर जिला परिषद है जिला स्तर पे, ठीक है? हम लोग क्या देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 पंचायती राज से संबंधित कुछ और हम लोग देख लेते हैं यहाँ, कुछ हम लोग और समिति देख लेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें? बलवंत राय बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था वो भी देखेंगे 1957, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और अशोक मेहता समिति कब आया था आपका? 1977 में, ठीक है? फिर हम लोग देखेंगे जी.वी.के. राव समिति, वो आपका आया था 1985 में और फिर हम लोग देखेंगे क्या? एल.एम. सिंघवी, एल.एम. सिंघवी समिति और एल.एम. सिंघवी समिति कब हुआ था आपका? 1986, ठीक है? हम लोग ये क्या देखें? पंचायती राज से संबंधित क्या देखें? पंचायती राज से संबंधित समितियाँ। इतना क्लियर हुआ आपको? क्या-क्या देखें? सबसे पहले हम लोग क्या देखें? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। फिर हम लोग देखें अशोक मेहता समिति वो कब आया था? 1977 में। फिर आया जीवीके राव समिति आपका 1985 में और एल.एम. सिंघवी समिति 1986, ठीक है? ये हम लोग 4 समिति देखें जो कि पंचायती राज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्या पूछ रहा है? अगला है सबसे कम प्रदूषण किससे होता है, ठीक है? क्या बताना है? सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो हम लोग क्या देखेंगे? एलपीजी, कोयला, सीएनजी, डीजल, ठीक है? तो इन चारों में सबसे कम प्रदूषण जो आपका होता है सीएनजी से होता है, ठीक है? सीएनजी जिसका हम लोग फुल फॉर्म देख लेंगे क्या होता है? कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म हम लोग क्या देखें? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और यहाँ पूछ रहा है सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे कम प्रदूषण हम लोग किससे देखें? सीएनजी से, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से पूछ रहा है प्रजनन अंग फूल का प्रजनन अंग नहीं है, ठीक है? क्या पूछ रहा है? फूल का प्रजनन अंग नहीं है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे दिखा है वर्तिकाग्र, फिर दिया है वर्तिका, फिर दिया है परागकोश और फिर दिया है बाह्यदल, ठीक है? तो वर्तिकाग्र है, फूल का जो आपका प्रजनन अंग है, वर्तिका भी है, परागकोश भी है और बाह्यदल जो दिया हुआ है बाह्यदल नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो देखिए बाह्यदलपुंज और दलपुंज तो फूल का हिस्सा है ही, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है आपका? प्रजनन अंग, ठीक है? तो प्रजनन अंग में ये बाह्यदल शामिल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि फूल को अगर हम देखते हैं, ठीक है? तो प्रजनन अंग अगर हम फूल का देखते हैं, तो उसमें 2 देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग सबसे पहले पुमंग और एक हम लोग क्या देखेंगे? जयांग, जयांग, ठीक है? पुमंग को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम और जयांग को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम, ठीक है?
देखिए, ये पुमंग जो है वो पुरुष वाला भाग है फूल का, और जयांग जो है, गाइनोसियम जो है वो स्त्री वाला भाग है, ठीक है? और ये हम लोग देख रहे हैं प्रजनन अंग। तो हम लोग यहाँ पे वो उसको समझ लेते हैं। देखिए, तो आपका एंडोसियम जो होता है उसको एंडोसियम बोलते हैं, जो पुरुष का जो प्रजनन अंग है फूल में, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है? देखिए, इस तरीके से रहता है, आप फूल में नोटिस किए होंगे, ठीक है? देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हो जाता है पुंकेसर, ठीक है? फिर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, देखिए, ये जो हिस्सा होता है ये हो जाता है परागकोश, और इसके अंदर जो होता है वो क्या हो जाता है आपका परागकण, ठीक है? ये जो हिस्सा है, ये तीनों नाम हम लोग जो देखिए वो किसका हिस्सा है? पुमंग का, ठीक है? पुमंग क्या हो गया आपका? पुरुष, पुरुष वाला हिस्सा हो गया फूलों में प्रजनन का, ठीक है? हम लोग प्रजनन अंग देख रहे हैं, तो क्या हो गया? परागकण, परागकोश और पुंकेसर, ठीक है? उसी तरह हम लोग यहाँ पे स्त्री में देख लेंगे, तो यहाँ पे एक फूल में आप लोग देखे होंगे कि इस आकार का बना होता है, ठीक है? अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, फिर उसके नीचे हम लोग वर्तिका, और यहाँ होता है आपका अंडाशय। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि फूलों के प्रजनन अंग में मादा प्रजनन अंग कौन सा है, ठीक है? यहाँ आप लोग देख लेंगे, ये क्या है? मादा, ठीक है? और ये नर, ठीक है? तो मादा प्रजनन अंग पूछ लेगा फूलों में क्या है, तो क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 हो गया। फिर अगर पूछेगा नर में प्रजनन अंग कौन है फूलों में, तो पुंकेसर, परागकोश और परागकण। देखिए, परागकोश में ही परागकण होता है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है क्यू। क्यू कहाँ की राजधानी है, ठीक है? रूस, ब्राज़ील, यूक्रेन, अफ़गानिस्तान। तो रूस यूक्रेन का मामला सभी जानते ही हैं, कितने चर्चा का विषय बना रहा है, ठीक है? तो क्यू हो जाएगा आपका यूक्रेन की राजधानी, ठीक है? यूक्रेन की राजधानी क्यू, ठीक है? अब रूस का भी देख लेंगे, रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी हो गई मॉस्को, ठीक है? ब्राज़ील की राजधानी हो गई ब्राज़ीलिया, ठीक है? और यहाँ हम लोग क्या देखिए, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल, क्लियर? हम लोग क्या देखें, क्यू किसकी राजधानी है? तो क्यू हो गई यूक्रेन की राजधानी, साथ-साथ देखें रूस की राजधानी मॉस्को, फिर अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, और हम लोग क्या देखें यहाँ पे ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, क्लियर? आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे भारत के कुछ पड़ोसी देश की राजधानी, ठीक है? देखिए, एक रफ मैप बनाते हैं हम, ताकि उसके थ्रू आपको समझा सकें, ठीक है? देखिए, एक रफ मैप बनाएँगे हम लोग, ठीक है? समझने के लिए आपको एक रफ मैप बनाना है, ठीक है? ठीक है, ये आपका रफ मैप एक हो गया, उसको समझ लेते हैं हम, ठीक है? यहाँ देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे भारत के कुछ पड़ोसी राज्य के राजधानी देख लेंगे। कैसे पड़ोसी राज्य? जो कि जिसकी सीमा आपके भारत से लगा हुआ है, ठीक है? और भारत से लगने वाले पड़ोसी देश में हम लोग सबसे पहला देख लिए इधर, यहाँ से पाकिस्तान हो गया, फिर देख लेंगे अफ़गानिस्तान है, ठीक है? यहाँ देख लेंगे नेपाल, भूटान, इधर इधर वाला एरिया आपका म्यांमार हो गया, और इधर वाला आपका एरिया क्या हो गया? बांग्लादेश, ठीक है? और ये वाला पूरा कैप्चर आपको क्या करता है? चीन, ठीक है? ये कितने हो गए टोटल? आपके 7 पड़ोसी देश हो गए जिसकी सीमा, 7 पड़ोसी देश हो गए जिसकी सीमा भारत से लगती है, ठीक है? तो हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले हो गया आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी हम लोग देख लेंगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है? फिर हम लोग अफ़गानिस्तान की राजधानी देख लेंगे काबुल, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है? फिर यहाँ आइए नेपाल, तो नेपाल की राजधानी जो सिक्किम है, इसके सिक्किम के आपके हो गया पश्चिम में नेपाल, और पूरब में कौन-सा राज्य देश हो गया आपका? भूटान। तो यहाँ पे नेपाल की राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? काठमांडू, ठीक है? काठमांडू हो गया, और वहीं हम लोग देख लेंगे यहाँ पे जो आपका भूटान है, तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू, ठीक है? थिम्पू देख लेंगे। फिर हम लोग बांग्लादेश की राजधानी यहाँ देखिए ढाका, म्यांमार का देखिए नेपिटाओ, नेपिटाओ, और फिर हम लोग यहाँ पे जो चाइना वाला एरिया है, चाइना की राजधानी हम लोग कहाँ देखेंगे? बीजिंग, ठीक है? इसको याद कर लेंगे। और भारत की राजधानी आप जानते ही हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली। और हम लोग क्या-क्या देखे? भारत के 7 पड़ोसी देश जिसकी सीमा भारत से लगती है, ठीक है? हम लोग सबसे पहले देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। फिर हम लोग देखें अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की राजधानी हो गई काबुल, ठीक है?
फिर आप आ जाइए इधर सिक्किम के जो पश्चिम में आपका नेपाल देश है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और उसके पूरब में आपका भूटान, तो भूटान की राजधानी हो गया थिम्पू। ठीक है, क्लियर। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे म्यांमार होगा, तो म्यांमार की जो राजधानी नेपिडाओ, और बांग्लादेश की राजधानी देख लेंगे, बांग्लादेश की राजधानी हो गई ढाका, और चीन की जो राजधानी हो गई आपका बीजिंग। क्लियर। ये हम लोग क्या देखें, भारत के पड़ोसी राज्य। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या पूछ रहा है। देखिए, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक पूछ रहा है, तो देखिए डीजी तेंदुलकर, कृष्ण पिल्लई, जे.एस. सेनगुप्ता, सी.आर. दास। ठीक है, तो महात्मा गांधी की जो जीवनी लिखे थे, आपका ए हो जाएगा डीजी तेंदुलकर। तो डीजी तेंदुलकर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अगर डीजी तेंदुलकर ना देकर उनको पूरा नाम दे दिया तो क्या करेंगे आप? दीनानाथ गोपाल, दीनानाथ गोपाल, ठीक है, तेंदुलकर। ठीक है, ये कौन थे? महात्मा गांधी की जीवनी लिखने वाले। ठीक है, डीजी तेंदुलकर का पूरा नाम क्या हो गया? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। क्लियर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या पूछ रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, आगे जो पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगला पद अगर आपको देखना है तो आपको पूरा पद अच्छे से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो पद को सजाया हुआ है। ठीक है, उसके सारे डिजिट को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे एक झलक देखते हैं क्या दिया है, 71853269 4। क्लियर। फिर आगे देखते हैं 1853269 4। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया है, आपको अंतर अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया है 71853269 4। अब देखेंगे बगल वाले में उसके अगले पद में क्या दिया है, 1853269 4। देखिए यहाँ क्या किया है, देखिए यहाँ से ले लिया है, आपका 1853269 4 ले लिया है। फिर अब इससे रिलेट करेंगे अगला वाला, तो क्या दिया, 1853269। देखिए 1853269 तो दिया है, लेकिन 4 को हटा दिया है। ठीक है, तो ये क्या किया है, बस यहीं तक ले लिया है, यहीं तक ले लिया है। ठीक है, इस पद में। अब फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, फिर 1853269, और यहाँ क्या दिया है, 853269। क्लियर। फिर यहाँ क्या किया है, 8532 से ले लिया है, एक को छोड़ दिया है। क्लियर। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए हर एक पद का एक एक डिजिट गायब किया है। ठीक है, तो देखिए पहले पद में क्या किया, आपका बाएं से आपका एक डिजिट हटा दिया है। दूसरे पद में देखते हैं तो दाएं से एक डिजिट हटा दे रहा है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखिए, अभी आगे यहाँ पे क्या किया है, फिर इसको बाएं से पहला वाला हटा दे रहा है। फिर इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला चीज पहले वाले पद में क्या किया है, बाएं से पहला पद हटा दिया है, पहला वर्ड हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 8532 हम लोग क्या करेंगे, अब पहले इसके पहले क्या किया था, बाएं से एक अंक हटा दिया था, तो अभी क्या करेंगे, दाएं से हमको हटाना है। तो दाएं से अगर हम इधर से दाएं से हमारा ऐसे हो गया चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो 9 को हटा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 85326। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे 85326 कहाँ है, तो देखिए 53269 नहीं होगा, फिर 5326 नहीं होगा, 85326 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। प्रसिद्ध ओणम त्योहार पूछ रहा है, ओणम त्योहार राज्य है। ठीक है, तो तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का या कर्नाटक का। ठीक है, तो ओणम आपका हो जाएगा केरल का पर्व। ठीक है, ओणम किसका हो गया, आपका केरल का पर्व हो गया। इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। इस तरह आप हमारे सेशन से बने रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि नॉलेज हो। ठीक है, इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हम पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए। ठीक है, हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम नॉलेज के लिए पढ़ें, ताकि हमें काफ़ी चीज़ों का नॉलेज रहे। किसी भी समाज में अगर हम जाते हैं, जहाँ जिससे बात करते हैं, तो हमें अंदर से आत्मविश्वास की कमी ना हो हम में। ठीक है, तो यह सोच के कभी नहीं पढ़ना चाहिए कि नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि जब नॉलेज हो जाएगा तो नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।